जोहार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का इस विशेष सत्र में स्वागत करता हूं और आज के इस विशेष सत्र में हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी की तैयारी आप कैसे करेंगे और विशेषकर जेपीएससी जेट के संदर्भ में, राइट। तो जेपीएससी जेट का अगर आप सिलेबस देखते हैं और उससे सिलेबस में अगर बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी को देखा जाए, क्योंकि हम लोग नीट के सिलेबस को देख रहे हैं, तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस में, और तीनों यूनिट जो है उसको मिला देते हैं तो 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जैसे आप देखिएगा सिलेबस के अंतर्गत यूनिट सेकेंड, तो यूनिट सेकेंड में हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट मेजर जो है टॉपिक्स है। एक तो है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसके अंतर्गत जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संदर्भ में जो थ्योरीज डेवलप हुई है उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन बेसिक टॉपिक जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के होते हैं, जिसमें आप लेमार्किज्म की बात करते हैं, न्यू लेमार्किज्म की बात करते हैं, डार्विनिज्म का अध्ययन करते हैं, न्यू डार्विनिज्म का अध्ययन करते हैं, सिंथेटिक थ्योरी का अध्ययन करते हैं और मॉडर्न थ्योरी भी कई उसमें इंक्लूडेड है। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो सेकंड के अंतर्गत है ये है प्राइमेटोलॉजी, राइट। प्राइमेटोलॉजी जो है ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब ब्रांच है, जिसके अंतर्गत प्राइमेट के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक तो प्राइमेट इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं, राइट, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। यानी प्राइमेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका मतलब कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोसीमियन का इवोल्यूशन कैसे हो रहा, फिर मंकी का इवोल्यूशन हो रहा, फिर एप का इवोल्यूशन हो रहा और लास्टली जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा। और तीसरा जो यूनिट है इसमें हम पेलियो एंथ्रोपॉलॉजी को पढ़ते हैं, और पेलियो एंथ्रोपॉलॉजी जो है मूल रूप से ह्यूमन इवोल्यूशन पर फोकस है। यानी इसके अंतर्गत हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक के अंतर्गत कई सब टॉपिक हैं। यानी फॉसिल्स इसके अंतर्गत पेलियो एंथ्रोपॉलॉजी के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण फॉसिल्स हैं। तो फॉसिल्स के अंतर्गत तो आपको जो इम्पोर्टेंट फॉसिल्स है ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो या होमो इरेक्टस हो या होमो इरेक्टस के जो रीजनल वेरिएंट्स है उसका अध्ययन हमें करनी होगी, निएंडरथल का अध्ययन करनी होगी, होमो सेपियंस का अध्ययन, ये मेजर में है। कई माइनर फॉसिल्स भी इसमें दिए हुए हैं। थर्ड जो यूनिट है, इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपका 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है, राइट। एक टॉपिक तो ह्यूमन जेनेटिक्स के संदर्भ में है, राइट। दूसरा टॉपिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स के संदर्भ में है। तीसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर एंथ्रोपॉलॉजी के संदर्भ में है और चौथा टॉपिक जो है इथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, जिसमें हम रेशियल क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। यानी 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यहाँ पर हो गया। और चौथा जो टॉपिक है यूनिट है, इस चौथे यूनिट के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, राइट। एक टॉपिक जो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, और दूसरा टॉपिक है ह्यूमन एडेप्टेशन और तीसरा टॉपिक है डेमोग्राफिक एंथ्रोपॉलॉजी का। तो कुल मिला के इन तीनों में हमें क्या पढ़ना है कि 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, और इसके अंतर्गत जैसा कि क्वेश्चन का नेचर है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट और फिर इसके जो फैक्ट्स हैं इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कलेक्ट करके हम बताएंगे कि किस तरह से आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करेंगे तो
फाइनली आप पास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसा कि आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन को आज हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए कि सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट एंड इमर्जिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यानी इसके पहले के जो सेक्शन था जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था एक वीडियो के माध्यम से कि आप जेट की तैयारी करें या नेट की तैयारी करें तो आप कैसे उसको तैयार करेंगे। तो उसको तैयार करने के संदर्भ में अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एमसीक्यू क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो मैंने सिंपल आपको बताया था कि इसका लेवल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि रिसेंट और इमर्जिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है। एक तो एंथ्रोपोमेट्री है, राइट। एंथ्रोपोमेट्री का जो डेवलपमेंट है ये 19वीं सेंचुरी में ही हो गया था, क्योंकि जब हम रेशियल क्लासिफिकेशन करते हैं किसी पॉपुलेशन का तो हम एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ करते हैं और उसके आधार पर जो ह्यूमन का जो फिजिक है उसमें जो मेजरमेंट करने लायक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका हम मेजर करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक के। जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंतर्गत, एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत, तो ये तो एक तरह से ओल्ड है। दूसरा, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी का भी डेवलपमेंट बहुत पहले हो गया है। पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड पढ़ते हैं। तो यह भी एक तरह से पुराना है, ओल्ड है, और इसका भी डेवलपमेंट जो है आपका 19वीं सेंचुरी में हो चुका था। तीसरा जो है ये डेंटल एंथ्रोपोलॉजी है। देखिए, जब हम लोगों ने पेलियो एंथ्रोपोलॉजी को डेवलप किया और फॉसिल्स जो रिकॉर्ड हमें प्राप्त हुआ तो फॉसिल्स रिकॉर्ड के अंतर्गत जो डेंटल आर्किड है और वियर पैटर्न है, डेंटल जो मॉर्फोलॉजी है ह्यूमन एंसेस्टर का, तो उस वियर पैटर्न का अध्ययन भी ये 19वीं सेंचुरी में ही प्रारंभ हो गया था। तो रिसेंट जो ये आपका है ना, मोलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, जिसका डेवलपमेंट जो है 1960 में प्रारंभ होता है और 1980s के बाद इसका और अधिक विकास होता है, राइट। और ख़ास करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद तो मोलिक्यूलर जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और इसके अंतर्गत जो है जनरली हम लोग डीएनए, है ना, आरएनए, राइट, या मीट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई मीट डीएनए पर काफ़ी स्टडी किया गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर, कि ह्यूमन का जो माइग्रेशन है, जैसे एक अप्रोच क्या है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है सबसे पहले जो है अफ्रीका में हुआ। और अफ्रीका में जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन अफ्रीका से माइग्रेट किया है, राइट। यानी अफ्रीका से ह्यूमन माइग्रेट करके कहाँ गया, तो मिडिल ईस्ट में गया, और फिर मिडिल ईस्ट से ये यूरोप की ओर जा रहा। और दूसरा है कि अफ्रीका से ह्यूमन जो है एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया जाते हुए फिर भारत की ओर आया, और उसका एक ब्रांच जो है ऑस्ट्रेलिया की ओर गया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अप्रोच यहाँ पर है कि यूरोप से मनुष्य अमेरिका गया है, राइट। क्योंकि यूरोप में अगर आप देखोगे खास करके रसिया और यूएसए के बीच जो अलास्का जो है, तो वहाँ पर एक स्नो ब्रिज का निर्माण संभवतः उस समय हो जाया करता था। और उसी स्नो ब्रिज को फॉलो करते हुए
ह्यूमन जो है यूएसए पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, तो इसका एनालिसिस जो किया गया है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, ये मिड डीएनए के माध्यम से किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा आपको कि मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी जो है इन 4 जो ऑप्शन है उसमें सबसे रीसेंट और इमर्जिंग है। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप इसको पढ़ेंगे तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता है। बस केवल क्या है कि आपको जो है जो टॉपिक है और टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को और फैक्ट की समझ आपको बेहतर होनी चाहिए, तो आपका ये काम पूरी तरह से चल जाएगा। दूसरा कि देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, है ना। यानी यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप जानते होंगे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ये चार्ल्स डार्विन ने इसको प्रपोज किया था, और इसमें कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है ना। आप क्या समझते हो नेचुरल सिलेक्शन? तो जो ऑप्शन है ये बहुत इजी है। इजी ऑप्शन क्यों है कि एक तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, डिफरेंशियल इफेक्टिव फर्टिलिटी है, रिजेक्शन ऑफ द यूनिट है। तो एक तो द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। यहाँ आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है ये आंसर सही है, क्योंकि डिफरेंशियल इफेक्टिव फर्टिलिटी, राइट, ये एक तरह से वही करते हैं जो सरवाइव करते हैं। यानी जो पॉपुलेशन सरवाइव कर गया, फिट है, उसे नेचर जो है एडॉप्ट करती है, और इसलिए यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत, प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जो सर्वाइवल करता है जीव, वह रिप्रोडक्शन करता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस करता है, और तब जाकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इनहेरिट करता है। तो इसके आधार पर जो है आप आंसर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करेंगे, और ये बहुत इजी है, उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखिए कि डायस्टेमा इज प्रेजेंट ऑन, यानी डायस्टेमा कहाँ पर होता है, राइट। तो आप जब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत खास करके प्राइमेटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, राइट, और प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत जब हम एप और मैन का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो एप का जो डेंटल आर्किड होता है उसमें डायस्टेमा होता है। डायस्टेमा क्या होता है कि एक प्रकार का गड्ढा होता है उसके डेंटल आर्किड में, क्योंकि उसकी केनाइन जो होती है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जब मुंह बंद करता है तो डायस्टेमा में जाकर के केनाइन जो है फिट हो जाता है। तो डायस्टेमा का जो संबंध है ये डेंटल आर्किड से है। यहाँ पर आपको डेंटल आर्किड ऑप्शन दिया हुआ है। अदर जो आपके पास ऑप्शन है उसमें है स्टर्नम, थाईबोन, सेक्रम, ये नहीं है, राइट। आप डेंटल आर्क ही इसका आंसर है। इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म किससे एसोसिएटेड है। कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ा होगा वो बता देगा, और ये क्वेश्चन मैंने नेट के क्वेश्चन से लिया है, ध्यान ये रखना है। यूजीसी नेट के क्वेश्चन से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो देखो बाइपेडलिज्म किसका कैरेक्टर है, लिमर बाइपेडलिज्म नहीं करता है, लॉरिस नहीं करता है, टार्सी फॉर्म्स नहीं करता, होमोसेपियंस करता है बाइपेडलिज्म। इससे जितने भी प्राइमेट मेंबर हैं उसमें केवल और केवल होमोसेपियंस जो है
एबल है बाईपेडलिज्म करने में, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आसान है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इंटेंशनल यूज ऑफ फायर एसोसिएटेड विद, यानी फायर का इंटेंशनल यूज जो है फर्स्ट बार मनुष्य करता है, यानी कौन सा फॉसिल्स करता है, पैलियोएंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि यहाँ ऑप्शन है होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ग्रिमाल्डी और रामापिथिकस, राइट। तो ये तो बहुत ही फेमस आंसर है कि होमो इरेक्टस ही फायर का इन्वेंशन करता है और इंटेंशनल यूज जो है होमो इरेक्टस ही प्रारंभ करता है। तो इसका भी आंसर बहुत इजी है, क्योंकि आप जब फॉसिल्स पढ़ेंगे तो फॉसिल्स के अंतर्गत आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है टूल यूजर है, होमो हैबिलिस टूल मेकर और टूल यूजर है, होमो इरेक्टस जो है बेटर टूल मेकर, बेटर टूल यूजर है, और होमो इरेक्टस जो है फायर इन्वेंटर है और फायर का इंटेंशनल यूजर भी है। निएंडरथल उससे बेहतर तरीके से फायर का यूज करता है और निएंडरथल जो है ब्यूरियल प्रैक्टिस भी करता है, और होमो सेपियंस जो है ये इन सारी चीज़ों के अलावा आर्ट का डेवलपमेंट करता है, राइट। तो इतने चीज़ आप याद रखोगे तो इससे रिलेटेड इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको पकड़ा जाएगा। और फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमने यहाँ जो लिया है, मल्टीपल अलील कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ, यानी ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इनहेरिटेंस के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे एक तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस और दूसरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस, राइट। तो मल्टीपल जो एलील इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर को डिटरमाइन कई अलील मिलकर कर रहे हैं। जनरली जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें मेंडल ने इस बात को बोला था कि ईच कैरेक्टर डिटरमाइन ए फैक्टर विच कम्स इन पेयर, यानी पेयर में आएगा तो उसको एक एलील बोला जाता है, एक भाग को। बट कई एलील किसी विशेष कैरेक्टर को डिटरमिन करते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस। देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का उदाहरण है, और ये एक तरह से आपको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है। फिनाइल कीटोनेरिया भी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, और सिकल सेल जो है एनीमिया भी मोनोजेनिक है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन है, ये मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस है। तो इस तरह से आप इस 5 क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपका जो क्वेश्चन आता है ये बहुत सिंपल आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आप इजीली पास कर जाएंगे बशर्ते कि आपको जो है कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट आपका तैयार हो। तो आज के इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल किसी अन्य चीज़ की बात करेंगे। धन्यवाद।